स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडी एजुकेशन। आज का टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम देखेंगे आयोगवाह और व्यंजन। लेकिन आयोगवाह और व्यंजन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ा था वर्ण क्या है, स्वर क्या है, शब्द क्या थे, वाक्य क्या है और स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया था। तो हमने पढ़ा था वर्णमाला। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और फिर इसके बाद हमने जाना था कि वर्ण क्या है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी या न्यूनतम लिपीय इकाई है। और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था शब्द क्या है। तो शब्द भाषा की सार्थक इकाई है और वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर क्या है। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं जिन्हें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में 11 मानी गई है। फिर इसके बाद देखा कि स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया था। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया था। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण और प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो अब हम उसी के आगे देखेंगे कि आयोगवाह क्या है, किसे कहते हैं आयोगवाह, और आयोगवाहों की संख्या कितनी है और किन किन आधारों पर इनको कैसे इनका नाम रखा गया। तो अतः इनके नाम से ही स्पष्ट है आयोगवाह। अतः आ का अर्थ है नहीं, योग का अर्थ है जुड़कर और वाह का अर्थ होता है वहन करना। अतः वे वर्ण जो व्यंजन के साथ जुड़कर वहन नहीं करते हैं उन्हें ही हम आयोगवाह कहते हैं। और आयोगवाह की संख्या 2 मानी गई है और इसीलिए इन्हें ना तो स्वरों में शामिल किया गया है और ना ही व्यंजनों में शामिल किया गया है। इसीलिए इन वर्णों को हम एक अलग से नाम दिया है आयोगवाह। आयोगवाह 2 होते हैं, इनको अलग अलग नामों से भी विभक्त किया गया था। तो आयोग अंग को अनुस्वार के अंतर्गत रखा गया और विसर्ग के अंतर्गत आहा को रखा गया है। तो हम देखेंगे कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार वह स्वर जिसके उच्चारण हेतु पूर्ण नासिका का प्रयोग किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग को स्वर और व्यंजन के अंत में प्रयुक्त की जाने वाले शब्दों को हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं और किन आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले या उच्चारित किए जाते हैं। अतः व्यंजन जो है मुख के विभिन्न अवयवों या मुख के विभिन्न भागों से टकराती हुई ध्वनि बाहर निकलती है उसे ही हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है और व्यंजन कौन कौन से आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिनमें वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत हम 25 वर्णों को रखा गया है। और वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन या स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और ये वर्गीय व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये एक वर्ग बनाते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन के रूप में कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा को वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है और एक वर्ग के रूप में बनाते हैं, इसीलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और जो न्या,
यम गणनम को पंचमाक्षर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए इन्हें नासिक वर्ण या पंचमाक्षर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। और इन्हीं को ही पंचमाक्षर, दग्धाक्षर, नासिक या अशुभाक्षर वर्ण के नाम से भी जानते हैं। और इन वर्णों को हम निरनुनासिक नाम से भी जानते हैं। और अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत हम 4 वर्णों को रखा गया है, जिनमें से या, रा, ला, व को रखा गया है। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हम सा, सा, सा और हा को रखा गया है, जिनकी संख्या 4 है। इसीलिए इनकी संख्या को 33 माना गया है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छा, त्रा, ज्ञा और स्रा को रखा गया है। तो हम संयुक्त व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें ही संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे छा बनता है का और सा से मिलकर बनता है। त्र बनता है ता और रा से बनता है। ज्ञा बनता है ज्या और इया से बनता है। और स्रा बनता है सा और रा से मिलकर बनता है। इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अभ्यंतर प्रयत्न और वाह प्रयत्न। वाह प्रयत्न के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया, और अश्ववाह प्रयत्न अथवा श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, और दूसरा है स्वरतंत्री वाह प्रयत्न के आधार पर। और श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। और स्वतंत्री वाह प्रयत्न के आधार पर घोष, सघोष और नाद के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा है अघोष और श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखेंगे कि किन मुख के किन किन भागों से या किन किन अंगों से वर्णों का उच्चारण किया गया है, और इसी को हम उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो उच्चारण स्थान कंठ, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं और कंठ कौन से वर्ण कहलाते हैं। तो जिनका उच्चारण स्थान गले या कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कंठ कहलाते हैं। और कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्णों को रखा गया है, इनमें से आ, आहा, हा, विसर्ग और का, खा, गा, घा, अंग को रखा गया है। तालव्य वर्ण या तालव्य व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान तालु के द्वारा होता है, वो तालव्य वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत ई, सा, चा, छा, जा, झा, इया को रखा गया है। और मूर्धनीय वर्ण मूर्धनीय व्यंजन उनको कहा जाता है जिनका उच्चारण मूर्धा या मुख की छत के भाग से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे मूर्धनीय वर्ण कहा जाता है। और इस मूर्धनीय वर्ण के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, री और सा को शामिल किया गया है। दंत वर्ण के अंतर्गत जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ के लगाने से होता है, उन्हें दंतीय वर्ण कहा जाता है। इसके अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना, ला और सा को रखा गया है। ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत हम पा, फा, बा, भा, मा, उ और उ को रखा गया है। जिनका उच्चारण स्थान दोनों ओठों की सहायता से किया जाता है, वो ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। और नासिक के वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मुख और नासिका से होता है,
उसे नासिक वर्ण कहते हैं। इनमें अंग, अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ को रखा गया है। दंतोष्ठ के अंतर्गत व वर्ण को रखा गया है, जिनका उच्चारण स्थान निचले ओंठों के साथ साथ दांतों के मिलने से होता है, उन्हें ही दंतोष्ठ वर्ण कहा गया है। कंठोष्ठ वर्ण ऐसे वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठों की सहायता से किया जाता है, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ओ बनता है आ और ऊ से मिलकर बनता है औ बनता है आ और ओ से बनता है, इसीलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। कंठ तालव्य जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु के द्वारा होता है, उसे ही कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं और इसके अंतर्गत ए को रखा गया है। जैसे ए बनता है आ और ई से मिलकर बनता है और ए बनता है आ और ए से बनता है, इसीलिए इन दो वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। प्रयत्न का मतलब होता है बार बार प्रयास करके, जिन वर्णों को हम बार बार प्रयत्न या प्रयास करके बोलते हैं उन वर्णों को प्रयत्न के आधार पर रखा गया है, जिनमें से अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे या कम प्रयत्न करना पड़े, उसे ही अल्प प्राण के अंतर्गत रखा गया है। अतः हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में श्वास लेने में सबसे कम समय लगे वो अल्प प्राण कहलाते हैं। और अल्प प्राण के अंतर्गत हम वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वरों को रखा गया है। जैसे वर्गों के प्रथम तृतीय वर्ण देखेंगे तो वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जैसे का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, डा, ड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, ये वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत हम 4 वर्णों को रखा गया है, जिसमें या, रा, ला, व को रखा गया है और इन्हीं वर्णों को हम 3 अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो या और व को अर्ध स्वर में रखा गया है, रा को लुंठित वर्ण में रखा गया है और ला को पार्श्विक वर्ण में रखा गया है और अतः ये अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे वह महाप्राण कहलाते हैं। अतः जिनके उच्चारण में श्वास लेने में सबसे अधिक समय लगे वह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण और ऊष्म व्यंजन को शामिल किया गया है। जैसे वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण खा, घा, छा, छा, झा, ठा, ढा, था, धा, फा, भा को रखा गया है। ये वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कहलाते हैं। और ऊष्म वर्ण सा, 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 हा,
को शामिल किया गया है और ये सारे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं।